सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला में। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आप में से जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकली हुई है। जो अखबार है उसमें एक आर्टिकल छपा हुआ है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% पेंशन की सिफारिश। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उन सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट किया गया है। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको जो है बेसिक डीए के अनुसार जो है 50% लास्ट वेतन की सैलरी लाइफ टाइम मिलती रहती थी, उसी को जो है कट करके एनपीएस में उनको रिस्टोर कर दिया गया है। और जहां पर कि आपकी सैलरी में से बेसिक डीए का 10% काटा जाता है और 14% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलाया जाता है। और जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपको जो है 60% जो राशि है वो आपको एकमुश्त दे दी जाती है, और जो 40% राशि है वो जो है मार्केट के अकॉर्डिंग आपको पेंशन के रूप में दी जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग और 8वां वेतन आयोग के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकली हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है इसका आप जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जो 50% जो पेंशन की सिफारिश है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, और ये आंध्र प्रदेश का मॉडल है दोस्तों। आप यहाँ पर इसको पूरा पढ़ सकते हो कि टीवी सोमनाथन की अगुवाई हुए पैनल में कर्मचारियों को पेंशन के अंतिम रूप में जो 50% राशि देने की सिफारिश की गई एनपीएस के थ्रू। एनपीएस में जो कि मार्केट बेस्ड एक सिस्टम है, उसमें जो है सिफारिश की गई है कि जो लास्ट आपका बेसिक रहेगा रिटायरमेंट के समय, उसमें जो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी उसका 50% आपको दिया जाएगा लाइफ टाइम तक। और इसमें डीए का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों जो है जो सरकार है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। और जीवन साथी को 60% पेंशन दे सकती है। यदि जो है कर्मचारी की जो है डेथ हो जाती है तो जीवन साथी को 60% पेंशन दे सकते हैं। और एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन जो है कि प्रस्तावित की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट बेस्ड सिस्टम को बदलकर 50% दी गई है। और जो है सरकार ने मार्च 2023 में इसके तरीकों के लिए गवर्नमेंट जो बेनिफिट है पेंशन में उसके लिए समिति गठित की गई थी, जिसका जो सुझाव आया कि आंध्र प्रदेश में जो गारंटेड पेंशन स्कीम है यानी कि जीपीएस दोस्तों, ओपीएस से बदलकर जो एनपीएस किया गया है, इन सभी को जो है ख़त्म करके नई जो है टेक्निक अपनाई जा रही है जिसको जीपीएस बोलते हैं, यानी गारंटीड पेंशन स्कीम। यानी कि एनी हाउ आपको जो है 50% जो है बेसिक का वो लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और यदि आपके मार्केट बेस्ड सिस्टम के अनुसार 50% नहीं होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति सरकार की तरफ से की जाएगी। यानी कि यदि आपके जो है मार्केट बेस्ड सिस्टम के अनुसार आपका जो बजट है, मान लो आपको 40% सैलरी मिल पा रही है, तो 10% जो सैलरी है उसका जो बजट है, उसका जो खर्चे है वो सरकार उठाएगी अपनी तरफ से। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत से जो न्यूज़पेपर है उनमें इस बात को कवर किया गया है, आर्टिकल लिखा गया है कि अभी आपको पता होगा कि जो 2024 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार वापस रिपीट हुई है, 400 पार के साथ तो नहीं हुई, लेकिन उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। तो जो 87 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है फ़ायदा, पेंशन कोष में किसी भी कर्मी को केंद्र सरकार कवर करेगी। 2004 से स्कीम में नामांकित, यानी कि 2004 के बाद जितने भी हुए हैं उन सभी के लिए ऐसा यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग 8 पे में कमीशन की तैयारी शुरू। यानी कि जैसा कि आप सबको पता है कि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसके बारे में जो कि 10 साल के बाद यानी 2026 में 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने की बात है। लेकिन जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, वो 2024 में ही लगभग 50% तक पहुंच गया है। तो जैसे ही डियरनेस अलाउंस जो 50% तक पहुंचा है तो बहुत से जो अलाउंस है उन सभी का जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। आप देख सकते हो कि क्या क्या अलाउंस आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जब भी 50% जो है डीए बढ़ जाता है तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि नया वेतन आयोग लागू करे, ताकि जो बेसिक डीए का मर्जर जो है 8वें वेतन आयोग में जो उन दोनों को मर्ज कर सके और नया जो मिनिमम बेसिक पे है उसको लागू कर सके दोस्तों। तो क्योंकि मोदी सरकार है, इन्होंने अभी जॉब है वो आप सभी जानते हो कि किस प्रकार से क्या रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरएसएस के बाद एनडीए सहयोगियों ने भी माना कि 400 पार नारे से ना भाजपा को नुकसान हुआ, संविधान परिवर्तन का फैसला बरम ये अलग बात है दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने जो काम की खबर निकल गई हुई है। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग और 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू। लगभग आप जानते हो कि
देश में जो है 2% ही जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास जो जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब है। और जो गवर्नमेंट जॉब लोग इसी तरीके से इसी तैयारी से करना चाहते हैं क्योंकि पेंशन का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है उनको। तो और यदि उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की है, उसमें अभी आप देख सकते हो कि जो 2004 के बाद जो ज्वाइन हुए हैं और ये दूर जल्दी रिटायरमेंट होते हैं तो इसमें उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता। लगभग 1,000-1,500 रुपये जो है पर मंथ उनको पेंशन मिलती है। लेकिन यदि एनपीएस का फ़ायदा एक तरीके से जब है जब बहुत ही लंबी आपकी सर्विस हो जाए और मार्केट बहुत ही हाई पे चला जाए, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जो है वो बहुत ही हाई पे चला जाए, तब आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बारे में जो सेक्रेटरी हैं उनको क्या पत्र लिखा गया है और जो शिव गोपाल मिश्रा हैं जो कि चेयरमैन है इसके, उन्होंने क्या तैयारी की है। आए दोस्तों बने रहिए वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं वित्त डिपार्टमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये पत्र लिखा गया है नेशनल काउंसिल स्टाफ की साइड से, यानी जो कार्मिक विभाग में जो है जो कर्मचारी है उनकी तरफ से पत्र लिखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि समिति बिठाने के लिए बोला गया है 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए। और अलाउंस जो पेंशन है और अदर बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलते हैं उसके रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो है ऐसा किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि 7वां वेतन आयोग जो कि 2016 में लागू किया गया था, वहाँ पर जो स्टाफ साइड है समिति की जो समिति गठित की गई समिति के हिसाब से मिनिमम बेसिक पे था वो 26,000 डिसाइड किया था। लेकिन जो गवर्नमेंट हैं उनकी तरफ से इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया और 7th सीपीसी के रिगार्डिंग जो मिनिमम बेसिक पे हैं वो कितना किया गया था 18,000 रुपये किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि 2016 से लागू हैं और इसकी जो है टाइम टू टाइम। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो रिकमेंडेड ओनली फॉर 2.57%, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर हैं जिसके रिगार्डिंग जो फार्मूला चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरक्यू और एक फार्मूला होता है जिसके रिगार्डिंग ये कैलकुलेशन की जाती है और मिनिमम बेसिक पे जो है उसका जो है निर्धारण किया जाता है। तो उसका जो है गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया है और उस जो समिति की तरफ से जो स्टाफ साइडिंग समिति है उनकी तरफ से जो सुझाव दिए गए थे उनको माना नहीं गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्रीड विदाउट होल्डिंग एनी नियोगेशन। उसके बाद जो स्टाफ साइडिंग थी जो उन्होंने विदाउट नियोगेशन के जो है इस बात को स्वीकार कर लिया गया था विदाउट होल्डिंग एनी डिस्कशन विद द साइड स्टाफ विदाउट कंसिडरिंग द प्रपोजल गिवन बाय द स्टाफ साइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल काउंसिल यानी जेएसएम सर्वड स्ट्रिक्ट नोटिस। यानी उन्होंने जो है आंदोलन करने के लिए बोला था कि यदि आप हमारी बातों को अनसुना करते हो और जो स्टाफ साइड है यानी कि जो जेसीएम है उसकी बातों को यदि आप नहीं मानते हो और उसके रिगार्डिंग जो है आप मिनिमम बेसिक पे निर्धारित नहीं करते हो तो पूरे भारत में जो है केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से स्ट्राइक की जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी जो कमेटी थी वहाँ पर आप देख सकते हो कि श्री सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह और जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे, अरुण जेटली वगैरह थे, मनोज सिन्हा थे, इन सभी ने डिमांड किया था स्टाफ साइड शुड बी फर्दर डिस्कस, यानी कि हम दोबारा से डिस्कस करेंगे और अब एक बीच का रास्ता निकालेंगे इस बारे में बताया गया था। तो इसी के जो इंश्योरेंस देने के कारण जो है स्ट्राइक को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्राइक बाद पोस्टपोन्ड और नो पॉजिटिव स्टेप। और उसके बाद भी जो है इन्होंने जो है कोई भी पॉजिटिव स्टेप जो है नहीं लिया गया था स्टाफ साइड की तरफ से। कर्मचारियों के हित में कोई भी नया पोजीशन नहीं लिया। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि इन्फ्लेशन की जो रेट है 4 से 7% तक बढ़ती हैं और एवरेज जो रेट है वो लगभग 5.5% बढ़ती हैं, जबकि जो पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई पर गई थी। और आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट के अनुसार जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीमेंट कितना करती है 3 से लगभग 4% साल दर साल जो है इतना ही इंक्रीमेंट कर पाती हैं, जबकि जो इन्फ्लेशन की रेट है 5 से 7% होती है तो उनको जो है लगभग कम से कम 5.5 जो परसेंट है वो उसके अनुसार प्रत्येक 6 महीने में जो डीए बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो डीए हैं लगभग 3 से 4% बढ़ाता है। इफ़ वी कंपेयर द रिटेल प्राइस, यदि हम रिटेल प्राइस को कमोडिटी के गुड्स के प्राइस को जो कंपेयर किया जाता है लाइव फ्रॉम 2016 से 2023 तक, तो वो उनका जो इंक्रीज हुआ है बाई 80% जो ये हो चुका है लोकल मार्केट के अनुसार, जबकि जो है प्रोवाइडेड बाय ओनली अराउंड 46%, यानी कि जो इंक्रीमेंट है जो महंगाई हैं वो लगभग 80% बढ़ चुकी हैं 2016 से 2023 के बीच में, जबकि गवर्नमेंट के थ्रू जो डाटा दिया गया है वो अराउंड 46% है। और जो डीएनएस अलाउंस है वो जो है 46% तक ही हुआ है जुलाई 2023 तक, और 2024 में जाके 50% हुआ है डीएनएस अलाउंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल्सो डबल्ड फ्रॉम द ईयर 2015 से 2023 एज द बजट स्टेटमेंट की नोटिस कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेवेन्यू कलेक्शन।
जो है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही बड़ा है 2015 के बाद में, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है 2015 से 2023 के बीच में। और जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली रेवेन्यू इज़ इंक्रीज बाई ओवर 100%, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका जो राजस्व है वो 100% की बढ़ोतरी हुई है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर प्लेइंग कैपेसिटी कंपेयर्ड इन द 2016 द जीएसटी कलेक्शन वाज आल्सो इंक्रीज, यानी कि 2016 से जो जीएसटी कलेक्शन था वो भी इंक्रीज हुआ है। 1.87 लाख करोड़ हैज़ बिन कलेक्टेड 2016 में। इनकम टैक्स वर हाईएस्ट इन द ईयर 2022 से 23, और 2022 से 2023 में जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो टॉप पर रहा है, पिक पर रहा है। द ग्रोस पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन इंक्लूडिंग एसटीटी इन फाइनेंस ईयर 2023 से 2024 से, जो कि 9,60,764 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। इट शोड अ ग्रोथ ऑफ 24% ओवर द प्रोसेसिंग ईयर, यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन में और टैक्स कलेक्शन में जो ग्रोथ हुई है वो 24% की जो ग्रोथ हुई है। उसके अलावा इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था 7.21% की ग्रोथ हुई है, जो कि 2022-23 में 13.82 लाख करोड़ है, फ्रॉम 12.89 करोड़, जो 12.89 करोड़ जो पिछले साल हुआ था उससे बढ़कर 13.82 करोड़ हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2023-24 रिवेन्यू कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी 33। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बजट के अनुसार जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो इतना एक्सपेक्टेड किया गया था, जबकि उसका जो एक्सपेक्टेशन है द ग्रोस रेवेन्यू 2022-23 वाज इन 30 करोड़ आफ्टर स्टेट शेयर नेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअल रेवेन्यू वाज 20 पॉइंट इतने करोड़। द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है डिक्रीड फ्रॉम द, यानी कि आप देख सकते हो कि जो धीरे धीरे है जो कर्मचारी है उनकी संख्या घटती जा रही है। पहले रेलवे में 14 से 15 लाख कर्मचारी होते थे और अभी वर्तमान में आप देख सकते हो कि 9 से 10 लाख कर्मचारी ही हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है वैकेंसी तो निकाल नहीं रही। और हर साल आप जानते हो कि जो हज़ारों लोग हैं जो कि रिटायरमेंट हो रहे हैं, लाखों लोग हैं जो कि रिटायरमेंट हो रहे हैं रेलवे से, और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरे देश भर में बहुत से लोग रिटायरमेंट होते हैं। द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ वेजेस सैलरी अलाउंस इज ओनली 7.29% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर 2020-21, यानी कि जो अलाउंस था वो केवल 7.29% ही दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशनर एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ पेंशन इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिनको पेंशन मिलती है उनको जो एक्सपेंस दिया गया है एक्सपेंडिचर में वो 4% का दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1.2 इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में भी रिवाइड पेरियोडिकली, यानी कि इसको जो है टेबल को जो है बार बार में जो है एग्जामिनेशन करना चाहिए और उसी के रिगार्डिंग जो है बत्ते वगैरह बढ़ाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सो फार नाइदर एक्सेप्टेड द अबव रिकमेंडेशन नोर, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेंशन है वो ऑलरेडी रिसीव्ड 50%, यानी कि जो डी है वो 50% ही बढ़ा है 1/1/2024 के रिगार्डिंग। और जो 20 लाख से भी ज़्यादा जो कर्मचारी 20 लाख ऑफ सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर गवर्न अंडर द, यानी कि जो 20 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो एनपीएस के रिगार्डिंग आते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि दे हैव टू कॉन्ट्रीब्यूटेड 10%, यानी कि उनको 10% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जबकि जो ओपीएस थी ओल्ड पेंशन स्कीम थी वहाँ पर उनको कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं थी, और वो जितना कंट्रीब्यूट करते थे पीएफ के रिगार्डिंग वो उनको पूरा का पूरा पैसा जो है उस टाइम पर मिल जाता था रिटायरमेंट होने पर, और उनको जो पेंशन है वो अलग से दी जाती थी। जबकि आप देख सकते हो द गवर्नमेंट है सो फार नॉट एग्रीड अवर डिमांड, यानी कि जो यदि गवर्नमेंट जो है एनपीएस को स्क्रैप करके और ओपीएस को जो है लागू करना चाहिए। अवर डिमांड टू स्क्रैप एनपीएस रूल जो बता रखा है यहाँ पर 1972 नाउ 2021 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्रूट और आफ्टर 1/1/2024, यानी यहाँ पर इनका सजेशन है कि उनको जो ओपीएस को लागू करना चाहिए और एनपीएस को जो है ख़त्म करना चाहिए और ऑफिस को रिस्टोर करना चाहिए। उसके अलावा टूडेज रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड आल्सो, यानी कि यहाँ पर जो है क्वालिफाइड और योग्य टैलेंटेड जो कैंडिडेट हैं वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आके सर्व कर सके, उसके लिए उनको जो है ऑफिस की ज़रूरत है ताकि उनका जो आकर्षण हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब के लिए। क्योंकि अभी जो भी एनपीएस लागू किया गया है तो आपको पता होगा कि बहुत से जो कैंडिडेट है
वो गवर्नमेंट जॉब के को छोड़ के जो है प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसा अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर एक बात बहुत अच्छी थी कि पैसा तो ठीक है, लेकिन जो पेंशन स्कीम थी वो बहुत ही अच्छी थी, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनका जो है अच्छे से गुजारा चल सके और एक स्किल लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ वो जी सके, जो कि यहाँ पर उन जो एनपीएस है वो नहीं दे सकता है। उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग इन सभी को ध्यान में रखते हुए रिक्वायरमेंट है कि लाइफ और अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है गवर्नमेंट सर्विस कर सके, इसलिए 8वां वेतन आयोग की ज़रूरत है, ताकि जो जितने भी पे स्केल है, अलाउंस है, पेंशन है, अदर बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट है, उनको इंक्रीज किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूट द 8 से अंदर पे कमीशन है कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सके। दोस्तों यह जो न्यूज़ थी इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप ध्यान से इसको देख सकते हो। और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा आपको ज़रूर बताना चाहिए दोस्तों। और एनपीएस अच्छा है, जीपीएस ठीक है या ओपीएस ठीक है, आपको कौन सी पेंशन स्कीम लगती है और आपको क्या सुझाव है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा, तब कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचाई जा सके और 8वां वेतन आयोग जरूर से जल्दी जो है लागू किया जा सके। और इसी के रिगार्डिंग जो है अलाउंस वगैरह सब कुछ बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दोस्तों महंगाई जो है दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।